गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स गुरु। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जाना था और आज हम लोग जो है एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन होता है वो हम लोग आज उसका डेरिवेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है या फिर कोई गैस कंप्रेस होती है तो उन दोनों केसेस में जो है वर्क डन होता है। इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस वर्क डन इज बाय द सिस्टम। अगर कोई गैस एक्सपेंड हो रही है इसका मतलब गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, उस पिस्टन को मूव करा रहे हैं, दैट्स वाई इट एक्सपेंड। ठीक है ना, उस वजह से जो है गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी सिस्टम जो है खुद वर्क कर रहा है, पिस्टन को मूव करा रहा है। लेकिन जब हम लोग कंप्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग बाहर से वर्क करते हैं, पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो पिस्टन जो है उसका साइज जो छोटा होता जाता है, तो उसमें गैस की जो वॉल्यूम है वो घट जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो उस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होता बल्कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस में जान लिया था कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक आइडियल गैस है, कोई आइडियल गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हम लोगों ने मान लिया है P1, V1 और T1, और कुछ देर के बाद में इसका जो फाइनल जो इसकी सिचुएशन आएगी वो आएगी आपकी P2, T2 एंड V2। यानी जब हम लोग आइसोथर्मल की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर को माना था T, यानी टेम्परेचर डज नॉट चेंज। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो हीट है वो सिस्टम की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि अगर पिस्टन हमारा जो है एक्सपेंड होगा, यहाँ पे हमने कोई भी मान ली पिस्टन मान लिया, सिलेंडर मान लिया, यहाँ पे कोई पिस्टन है और ये पिस्टन जो है इसके ऊपर गैस क्या करती है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और ये ऊपर की साइड में क्या होता है, एक्सपेंड होता है यहाँ पे। तो टोटल जो डिस्टेंस वो मान लेते हैं x मान लेते हैं, और ऊपर की साइड में जो फोर्स लगाएगी गैस मॉलिक्यूल्स वो फोर्स F मान लेते हैं। इस पिस्टन का जो ये वाला हिस्सा इसका एरिया A मान लेते हैं, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इनिशियल वॉल्यूम हम लोगों ने P1, V1 और T1 मान ली है, फाइनल वॉल्यूम जो होगी वो आपकी P2, V2 और T2 मान ली है। अब देखिए यहाँ पे जो है वर्क डन जो है वो क्या होगा, dW इज इक्वल टू F डॉट dx, यानी F dx कोस ऑफ 0 डिग्री। यानी जो गैस जो है वो ऊपर की साइड में फोर्स लगाएगी और पिस्टन भी हमारा ऊपर की साइड में मूव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, कोस 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, स्मॉल वर्क डन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, स्मॉल वर्क डन। यानी स्मॉल वर्क डन जो है वो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से लेके और यहाँ तक बीच में कोई भी 2 पॉइंट मान लेता हूँ, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो हमने dx मान ली, उस डिस्प्लेसमेंट तक जो कितना वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा या फिर गैस को करना पड़ेगा वो वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं dW। और बाद में क्या करेंगे, इस पूरे वर्क डन को हम लोग जो है इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल वॉल्यूम V1 से लेके फाइनल वॉल्यूम V2 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, W इज इक्वल टू फोर्स होता है आपका प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx पुट कर दिया। जो लिमिट है वो आपकी V1 से लेके कहाँ तक जाएंगी बताओ, V2 तक जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आएगा आपका P इंटू डी P इंटू क्या होगा, dV, यानी एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया जो है आपका A हो गया, इंटू लेंथ जो dx है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा वॉल्यूम और वो होगा dV। ठीक है, अब देखिए मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन P dV लिमिट फ्रॉम V1 टू V2, यानी इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक गैस को एक्सपेंड होने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। अब बड़ा ही सिंपल है, देखिए क्या करना है, हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो इक्वेशन जो होती है वो होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से जो P की वैल्यू वो क्या होगी बताओ, P इज इक्वल टू K अपॉन में V की पावर गामा, दैट इज इक्वल टू K इंटू V की पावर माइनस गामा। ये जो वैल्यू है प्रेशर की उठा के मुझे इस फॉर्मूले पुट करनी है, तो मुझे W मिलेगा आपका इंटीग्रेशन K इंटू V की पावर माइनस गामा इंटू dV फ्रॉम इन्फिनिटी V1 टू V2। क्लियर। अब देखो मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, पावर में हम लोग एक ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ, कांस्टेंट हमारा K है, इंटीग्रेशन आएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में माइनस गामा प्लस 1
मैंने लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताओ, पावर में एक जोड़ दीजिए, उसको नीचे लिख दीजिए, तो माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या करना है अपने को, नेक्स्ट स्टेप में W इज इक्वल टू के अपॉन में 1 माइनस गामा को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करता हूँ। V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस का गामा, और ब्रैकेट यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। ये मेरे पास में वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ। चेंजमेंट क्या करता हूँ, देखिए मेरे पास में इक्वेशन थी आपकी ये वाली इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस में उसमें क्या होती है, स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, हम जानते हैं कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। अगर ये कॉन्स्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई है वो फाइनली जितने भी प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लाई होगा उन दोनों के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ W इज इक्वल टू के अपॉन में 1 माइनस गामा, यहाँ पे आएगा V2 की जगह पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा V2, इस K को अंदर लेके जाएंगे, तो K को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस गामा K इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। W इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस गामा, K की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो K की वैल्यू कौन सी है, ये दोनों ही वैल्यू K की है। तो एक बार तो मैं K की वैल्यू ये पुट करूंगा यहाँ पे V2 की जगह यहाँ पे, और जो V1 के साथ है मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए क्या आएगा, P2 V2 की पावर गामा और V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस यहाँ पे आएगा P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा। यहाँ पे W बराबर आएगा 1 ओवर 1 माइनस गामा इंटू P2 इंटू V2 की पावर आएगी, कुछ नहीं आएगी। देखो यहाँ पे पावर कितनी है गामा, यहाँ पे कितनी 1 माइनस गामा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होंगी तो गामा से गामा कैंसिल होगा, 1 पावर बचेगी, माइनस आएगा आपका P1 इंटू V1। सेम कहानी यहाँ पे होगा, सेम खेल यहाँ पे खेलना आपको। पावर जो है उसकी क्या हो जाएगी, गामा से गामा कैंसिल, 1 पावर बच जाएगी। यहाँ पे आके बोलेंगे दिस इज योर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना वर्क डन हो सकता है, लेकिन अगर हमको जो इसको थोड़ा सा जो है इसके आगे भी क्या करना है, थोड़ा सा सोल्व करना है, अगर इसके आगे भी सोल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ क्या होता है, PV इज इक्वल टू होता है RT। PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। तो देखिए P1 V1 की जगह कितना आएगा, P1 V1 की जगह आएगा RT1, और आपका जो P2 V2 जो है उसकी जगह कितना आएगा बताओ, RT2 आएगा, क्योंकि R तो गैस कांस्टेंट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है। तो ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आएगा, W बराबर आएगा R ओवर 1 माइनस गामा, यहाँ पे आएगा बताओ T2 माइनस T1। मैंने साथ साथ एक स्टेप को छोड़ के सीधा मैंने R को बाहर निकाल लिया, इसमें भी R है इसमें भी R है, यहाँ पे पुट करेंगे RT2 माइनस RT1, R को मैंने बाहर निकाल लिया है, मेरे पास बन गया R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। दिस इज योर नेट वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है, ये वाला होगा आपका, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे कि भाई अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, इफ गैस इज एक्सपेंड, यानी अगर एक्सपेंशन का केस होगा तो उसमें हम लोग कहेंगे कि T2 और T1 में क्या रिलेशन होगा। गैस अगर एक्सपेंड होती है तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, T2 लेस देन क्या होगा, T1 होगा। गैस एक्सपेंड होगी तो T2 क्या होगा, लेस देन T1 होगा। ऐसा ही तो है, गैस एक्सपेंड होगी तो बाद का जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। तो ये वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, T2 माइनस T1 तो नेगेटिव आएगा, लेकिन 1 माइनस गामा को देखिए, 1 माइनस गामा जो है इज ऑलवेज नेगेटिव। बिकॉज क्यों, क्योंकि गामा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि गामा जो होता है वो CP/CV होता है। CP हमेशा बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू होती, बड़ी वैल्यू होती है, CV हमेशा CP से छोटा होता है। तो बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, ये देखो CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, और CP अपॉन CV जो होता है वो क्या होता है, गामा के बराबर होता है। तो गामा की वैल्यू जो होती है क्या होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो अगर मैं 1 में से 1 से बड़ी वैल्यू घटाऊंगा तो माइनस आंसर आएगा। तो ये भी नेगेटिव वैल्यू और ये भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सपेंशन के केस में वर्क डन कैसा होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये अपने को बात ध्यान रखनी है, वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपेंसिव में क्या होता है, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एडियाबैटिक में अगर ये कंप्रेशन होता तो क्या होता है, कंप्रेशन के केस में देखिए आप, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, कंप्रेशन के केस में क्या होगा, अगर गैस कंप्रेस हो रही है
तो कंप्रेशन के केस में क्या होगा, बाद का जो टेम्परेचर वो क्या होगा, ज्यादा होगा, T2 ग्रेटर देन क्या होगा, T1 होगा। दैट्स वाई T2 माइनस T1 क्या होगा, पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन 1 माइनस गामा इज ऑलवेज नेगेटिव। ये 1 माइनस गामा तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, चाहे वो आपका एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, वो डिपेंड नहीं करता। गामा इज ए कांस्टेंट, 1 इज ए कांस्टेंट, तो डिफरेंस इज आल्सो ए कांस्टेंट। दैट्स व्हाई इट इज taken as negative value, and T2 minus T1 is changed in case of compression. T2 minus T1 is taken as positive, but in case of expansion T2 minus T1 is taken as a negative value. That's why negative it becomes positive, and in case of a compression one value is positive and one value is negative. That's why positive negative makes it negative. It means work done in adiabatic compression that is equal to negative. Okay, so it is the formula. It is the same thing in the isothermal process, that is work done in the isothermal expansion is positive, and in compression it is taken as considered as negative. So in the same way, in case of adiabatic process, in adiabatic compression the work done is negative, and adiabatic expansion work done is positive. Okay, so this is your formula for work done. Okay, now let's move on the next topic. Okay, this is the derivation for work done. Okay, it is very simple. Use the equation of state for the adiabatic process. Not any change in case of isothermal process. You have to put the value of equation of state in case of isothermal process, that is PV is equal to constant. There is no any gamma term. Okay, so that's why it is taken as PV power gamma is equal to K, and put the value of PV gamma is K in this expression and solve this integration. These are the values. At last W is equal to R by 1 minus gamma T2 minus T1. Okay, this is the value of work done in case in the joule. Okay, this work done is find in joules. Okay, if you want to change it in calorie, then you have to divide this work done by J, that is joules coefficient, the same as in case of isothermal expansion. Okay, so now let's move on the next topic, that is work done in any isothermal or adiabatic process by using graph. Okay, if we want to find the work done in case of adiabatic or isothermal process in term of PV diagram. Okay, work done in adiabatic and isothermal, this formula is common, this method is common for both adiabatic and isothermal process. Using PV diagram. PV diagram means graphical method. Okay, so what we need, we have a graph which represent the PV diagram of P pressure, it is volume V, this is O origin. Now this is x axis positive x axis, this is positive y axis, and here is the curve, any curve which represent the either it is isothermal expansion or adiabatic expansion. If the arrow is in the upward direction, it means that the pressure is increasing and the volume is decreasing. That's why pressure is increasing, it means it is compressing. Okay, but in case of arrow is downward direction, it means the volume is increasing and pressure is decreasing. That's why pressure is decreasing and volume is increasing. That's why it is called as compression or expansion. Okay, now what does mean the point A here, the point B, we have to find out the total work done in case of adiabatic or isothermal expansion when a gas is expanded from A to B. Okay, so this is a graph which represent the expansion of a gas, either it is isothermal expansion or adiabatic expansion, doesn't matter because graph is same for both the process. Okay, so now what we will do, we have a formula that work done dW, work done, that is equal to area, this is AB and this is your C and this is your point D, so that is area under. So we have to do some important tricks here. Consider a vertical line anywhere in this graph and consider another line. So this is, there are two lines. Okay, it represent a rectangular shape. Okay, so this is very thin rectangular shape body. Okay, now यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपकी जो रेक्टेंगल की जो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, प्रेशर को। क्या कर रही है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। भाई मान लीजिए कि यहाँ पे जो इतना प्रेशर है यहाँ पे, और जो इसकी जो ये वाली विड्थ है ये रिप्रेजेंट कर रही है dx की, ठीक है ना, कि इतनी जो है इसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए अगर मैं ए से लेके बी तक जाता हूं तो ए से लेके बी तक आने में आपको बहुत सारा चेंज दिख रहा होगा। कर्व जो है आपकी बिल्कुल टेढ़ी है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि ए से लेके बी तक आने में बहुत सारा चेंज हो रहा है टेम्परेचर का। लेकिन अगर मैं एक पतली सी यहाँ पे स्ट्रिप काट रहा हूँ, इस स्ट्रिप में अगर हम देखें तो बहुत कम चेंज हो पाता है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रही है आपको, रेक्टेंगल, तो आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगल जो है उसकी साइड बिल्कुल स्ट्रेट है लाइन, ये कर्व आपको दिखाई नहीं दे रही। अगर आपको कर्व दिखाई दे रही तो थोड़ी सी और पतली काट लीजिए आप, लेकिन स्ट्रिप इतनी पतली हो कि आपको यहाँ पे चेंज दिखे नहीं, ठीक है ना। इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या होगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखता हूं मैं पी क्यू आर एंड एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एंड एस। ओके, इफ यू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी डी सी और ए। ओके, तो हमको जो है ये कंप्लीट जो एरिया है ए बी डी सी ए, इसका हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो जो आपका एरिया पी क्यू आर एस जो है, इस पी क्यू आर एस एरिया का अगर मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया अंडर पी क्यू आर एस, एरिया पी क्यू आर एस दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एरिया ए बी डी सी ए। यानी अगर मैं इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेशन अपने को, करना है यहां से यहां तक, सी से लेके डी तक। तो सी से लेके डी तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा कंप्लीट एरिया, यहां से लेके यहां तक का एरिया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया मुझे देगा वर्क डन। क्या देगा, वर्क डन। यानी अगर आपको ग्राफ गिवन है और ग्राफ में आपको वर्क डन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल देंगे, ठीक है ना। प्रेशर P1 V1 और यहाँ पे प्रेशर आपका है P2 एंड V2। अगर ये आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ये एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है ना। तो ये भी एक अलग तरीका मेथड है अपने को क्या निकालने का, वर्क डन निकालने का। तो आपको सिंपल सा तरीका याद रखना है, कभी भी वर्क डन निकालना हो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, उस कर्व के नीचे का एरिया निकाल दीजिए। जो भी कर्व आपको गिवन है उस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया आ रहा है वो निकाल दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका ग्राफ मान लो ऐसा आ रहा हो, ऐसा ग्राफ आ रहा हो तो आप ये वाला एरिया निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द आइसोथर्मल या एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे ये वाला ग्राफ जो है केवल एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में ही आएगा, लेकिन आपका आइसोकोरिक और आइसो जो बारीक होता है उसमें अलग टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये थे आपके क्या वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, आइसोथर्मल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, एडियाबैटिक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है, इसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, इसमें डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होता है, इसमें डेल्टा यू जो हो 0 नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस 0 है, इसमें हीट का डिफरेंस क्या है, 0 होता है। इसमें स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इसमें स्पेसिफिक हीट क्या होती है बताओ, 0 होती है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बताओ, 0 होती है, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाला प्रोसेस बहुत स्लो होता है, ये वाला प्रोसेस बहुत क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है ना। प्रोसेस कैसा होता है, स्लो होता है, और ये वाला कैसा होता है बताओ, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, इसके अंदर जो है वाल्स थी वो कैसी थी बताओ, कंडक्टिंग वाल्स थी, वाल्स ऑफ द कंटेनर्स आर कंडक्टिंग, और यहाँ पे कैसी थी बताओ, नॉन कंडक्टिंग वाल्स थी यहाँ पे, ठीक है ना। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या होती हैं, वाल्स होती है किसकी, कंटेनर के, सिलेंडर की, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे जो आपका ग्राफ होता है, स्लोप होता है dp बाई डी इज इक्वल टू होता है माइनस का p बाई वी, और यहाँ पे होता है dp बाई डी इज इक्वल टू माइनस का गामा p बाई वी। यहाँ पे गामा की टर्म एक्स्ट्रा आती है, ठीक है ना, गामा इज ए कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अभी जो है इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बच गया, वो आपका क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बताओ, डेल्टा वी कितना होता है बताओ, 0 होता है। डेल्टा वी 0 होगा तो वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू कितना होता है, डीवी होता है, डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 0। यानी वर्क डन कितना होगा बताओ, 0 होगा। एडियाबैटिक सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है बताओ, 0 होता है। यानी गैस को कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो ग्राफ जो इसका कैसा आएगा, ग्राफ की बात करें तो प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसा आएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर और सॉरी आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ग्राफ अगर ऐसा आएगा तो इस कर्व के नीचे का एरिया क्या आएगा बताओ, 0। यानी कर्व के नीचे का एरिया कब आएगा, जब कर्व कैसी हो, पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, या तो ऐसी हो या ऐसी हो, ऐसी हो तो उसका एरिया निकलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल लाइन खड़ी है तो इसके नीचे का एरिया नहीं निकलेगा, 0 एरिया है, मतलब इसके लिए कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वर्क डन बाय द आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वही आपका आइसोकोरिक हो गया। तो लास्ट आपका बच गया आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है उसमें आपका डेल्टा पी कितना होता है, 0 होता है, यानी वर्क डन 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पी 0 है। और डी डब्ल्यू कितना होता है आपका, पी इंटू कितना होता है, डीवी होता है, पी इंटू क्या होता है, डीवी होता है, ठीक है ना। अब पी डीवी की वैल्यू अपने को चाहिए, तो पी डीवी की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे पी डीवी होगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डीवी कितना होता है, V2 माइनस V1 होता है। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, पी वी टू माइनस का पी वी वन होगा। और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा पी वी कितना होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो आर टी टू माइनस कितना होगा, टी वन होगा। दिस इज द वर्क डन बाय द आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 कभी भी नहीं होता है। वर्क डन बाय द गैस या सिस्टम कहाँ होता है, केवल आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 होता है। जैसे कि ग्राफ में आपने देखा, ग्राफ जो है बिल्कुल वर्टिकल था, इसलिए इसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, आइसोकोरिक की जगह आइसोबारिक का ग्राफ बनाता हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे ओरिजिन, तो ग्राफ आएगा पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल आएगा, मतलब आपका एरिया 0 नहीं होगा। एरिया अंडर द ग्राफ, यहाँ पे एरिया निकालना अपने को, ये आपका एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रेक्टेंगल बन रही है, ये आपका कौन सा बताओ, प्रेशर है, और ये वाला क्या है, वॉल्यूम है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी इंटू डीवी, आपका क्या आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, वही आपका क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक हो गया और आइसोकोरिक हो गया। आइसोकोरिक और आइसोबारिक में केवल इतना पढ़ना अपने को, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में आपको कुछ ज्यादा पढ़ना था। आपको वहाँ पे आपको बड़े बड़े डेरिवेशंस आपको सोल्व करने थे, वो डेरिवेशन आपको आने चाहिए वर्क डन निकालने के लिए, उनका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, और उसमें डिफरेंट केस आपको आने चाहिए। ये था आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें हम लोगों ने पढ़े हैं 4 टाइप के प्रोसेस और उनके अंदर होने वाले वर्क डन और स्पेसिफिक हीट, उनके प्रोसेस की कंडीशंस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग चलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है ना। जो पहला जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 0th लॉ पढ़ा है, तो अगले वीडियो में हम लोग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।